हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में EVS पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। ये प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा EVS मैंने कंप्लीट पढ़ाया है NCERT से, क्लास 4th और क्लास 5th नोट्स बनाकर मैंने पढ़ाया। उसके बाद NCERT बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे उनकी मैंने प्रैक्टिस भी करवाई। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उनका मैंने क्विक रिवीजन भी करवाया। EVS पेडागोजी की भी प्रैक्टिस करवाई। अब समय है रिवीजन करने का। तो ये जो प्रश्न है इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देगी? पूछताछ को बढ़ावा देगी पूछा गया है। विकल्प पढ़ लेते हैं। छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। दूसरा है सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। तीसरा है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। और चौथा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। पूछताछ को बढ़ावा देती है। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद पता लगाने के लिए कहना। तो इससे पूछताछ को बढ़ावा मिलेगा। बच्चे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनके परिवार के सदस्यों की पसंद क्या है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक EVS शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न पहला विकल्प है अभिसारी प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न, तीसरा है काल्पनिक प्रश्न और चौथा है तथ्यात्मक प्रश्न। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षिका सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं। तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा, विश्लेषणात्मक प्रश्न। अब ये क्या होता है? तो विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए छात्रों को किसी समस्या या स्थिति को भागों में विभाजित करने और यह जांचने की आवश्यकता होती है कि ये भाग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। यानी सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, सर्दियों से ऊनी कपड़े संबंधित हैं, तो ये विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। अब समय डिटेल में पढ़ने का नहीं है, रिवीजन करने का है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी से मैं इन प्रश्नों का रिवीजन करवा रही हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है NCERT की EVS पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन किया गया है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? पहला है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। दूसरा है उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है। तीसरा है यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। और चौथा है उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो इसे क्यों शामिल किया गया है ये पूछा गया है। तो उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग ये समझते थे कि लड़कियां वो कार्य नहीं कर सकती जो पुरुष करते हैं। तो उनका जो अनुभव है वह लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा विकल्प उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है, ये भी सही है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है ये गलत है, क्योंकि उनके अनुभव साझा किए गए हैं। प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है ये इसमें नहीं आएगा, तो तीसरा इसमें नहीं है। और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, ये भी सही है। ABD इसमें सही है, तो चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, BDA। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 3 के एक EVS शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? पहला है रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। दूसरा है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। तीसरा है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। और चौथा है आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह काटना सीखना।
तो रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये सही है। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये भी सही है। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना, ये गलत है। चटाई के जो बनाने के चरण हैं उनको याद नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना, ये सही है। ए बी डी इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या, पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? पहला है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा है पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। तीसरा है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। और चौथा है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। तो प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या, पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। तो इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? तो इसमें प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बच्चे प्रश्न करेंगे, प्रयोग करेंगे और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होंगे, तो पहला विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए, इसका अर्थ है। पहला विकल्प है विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं। दूसरा है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तीसरा है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। और चौथा है शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो प्रश्न में ये कहा गया है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ की जो सिफारिश है उसे प्रतिबंधित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। लिखा है चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। तो इसमें बाल केंद्रित जो नीतियां होती हैं उन्हें कौन सबसे अच्छा दर्शा रहा है, ये पूछा गया है। तो बाल केंद्रित नीतियों को दर्शाता है चर्चा और सर्वेक्षण। ए और डी इसमें सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रदर्शन और व्याख्या बाल केंद्रित नीतियों को नहीं दर्शाता है। चर्चा और सर्वेक्षण सबसे अच्छा है, तो ए और डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? पहला है चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना। दूसरा है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। तीसरा है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। और चौथा है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। तो चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, ये तो गलत है, क्योंकि चिड़ियाघर की यात्रा के ये उद्देश्य तो नहीं हो सकता कि जानवरों के नाम याद कीजिए। तो इसमें गलत हो गया। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये सही है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी सही है। चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना, ये भी सही है। बी सी डी इसमें सही है, तो दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। पहला लिखा है आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। दूसरा है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए। जानवरों को परिभाषित कीजिए।
उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो चलिए देखते हैं कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, ये सही है। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन कीजिए, ये भी सही है। अवलोकनों के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए, ये भी सही है। लेकिन जानवरों को परिभाषित कीजिए, ये प्राथमिक स्तर के बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो ए बी सी इसमें सही है और डी इसमें नहीं है, और जो नहीं है वही पूछा गया है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न में हो जाएगा केवल डी। केवल डी ही प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन 1 दिया गया है ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन 2 दिया गया है ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है ये गलत है। 6 थीम हैं लेकिन ये थीम नहीं है। कौन कौन सी हैं? परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और 4 इसमें उप थीम भी हैं, यानी 4 उप विषय शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? रिश्ते, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो इसमें पहला गलत है और दूसरा इसमें सही लिखा हुआ है। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है, पहला विकल्प है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, दूसरा है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, तीसरा है पोर्टफोलियो और चौथा है सभी सही हैं। तो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। तो इसमें ये सभी शामिल होते हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, यानी चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। तो ईवीएस की 6 थीम है, 4 उप थीम है, जो अभी पहले एक जो प्रश्न आया था उसने बताया था। विकल्प देख लेते हैं। लिखा है मौसम, पानी, यात्रा, दूसरा है भोजन, पदार्थ, आवास, तीसरा है परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन और चौथा है आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो जो 6 थीम हैं उनमें से पूछा गया है कौन दर्शाता है। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आवास को ही आश्रय लिखा होता है कहीं कहीं पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। लिखा है अभिकथन में थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही लिखे हुए हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कक्षा 5 की ईवीएस की शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती हैं कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन से प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं। पहला विकल्प लिखा है प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना, दूसरा है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, तीसरा है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति और चौथा विकल्प है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन।
तो इस प्रश्न में जो सही विकल्प है वह है पहला विकल्प, प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पहला विकल्प है फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा है ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। तीसरा है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और चौथा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। तो इसमें पूछा गया है कि वह अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। तो तुल्यकालिक संप्रेषण क्या होता है? तो तुल्यकालिक संप्रेषण वास्तविक समय की अंतःक्रिया को संदर्भित करता है, जहां प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं। यानी प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों सक्रिय होते हैं, तो वह कहलाता है तुल्यकालिक संप्रेषण। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। इसमें दोनों ही लोग सक्रिय रहेंगे, चाहे वह प्रेषक हो चाहे प्राप्तकर्ता हो। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन, पहला है कृषि फार्म, दूसरा है जंगल, तीसरा है दुकानदार और चौथा है किसान। तो पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो इसमें पहला विकल्प सही है, कृषि फार्म। थीम भोजन जो है कृषि फार्म से संबंधित है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि जो रेलवे थीम यात्रा जो है रेलवे स्टेशन को दर्शा रही है और यह एक सामुदायिक संसाधन है, उसी प्रकार से थीम भोजन कृषि फार्म को दर्शाएगा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहला विकल्प है खोजपूर्ण प्रश्न, दूसरा है कंडीशनिंग, तीसरा है चैनिंग और चौथा है परीक्षण और त्रुटि। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न, क्योंकि यह विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? पहला है परिवार, घुमंतु परिवार, दूसरा है परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त, तीसरा है परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध और चौथा है परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो अनीता जो है परिवार थीम को पढ़ाना चाहती है और इकाई योजना तैयार करनी है, तो योजना का जो शीर्षक है वह होगा परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? पहला विकल्प है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, दूसरा है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, तीसरा है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना और चौथा है विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। चौथा विकल्प इसमें सही है और इसकी सिफारिश एनसीएफ 2005 ने भी की है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग दर्शाता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? पहला है प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, दूसरा है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है,
तीसरा है आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। और चौथा है अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें, तब बच्चे समझ पाएंगे कि जो अंडा है वह पानी में नमक मिलाने पर क्यों तैरने लगता है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। पहला विकल्प है प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। दूसरा है प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। तीसरा है प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। और चौथा है प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है तो क्या ध्यान रखना है? प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज, यानी यह कितना पाठ्यक्रम कवर कर रहा है, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए और पूरा जो है कवर हो जाए, ये ध्यान रखना है। और जिस उद्देश्य के लिए ये प्रश्न पत्र बनाया गया है वह उद्देश्य पूरा हो। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? पहला है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। दूसरा है देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। चौथा है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। और चौथा है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो इसमें पूछा गया है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। तो कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? पहला है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। दूसरा, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तीसरा है पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। और चौथा है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। तो चौथा विकल्प उसमें सही होगा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है। कारण दिया गया है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है, ये सही है। और विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए भी आसान है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? पहला है ग्लोब से नक्शा पढ़ना। दूसरा है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। तीसरा है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। और चौथा है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। तीसरा विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला है सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन और चौथा है सीखने के बारे में आकलन। तो ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है? तो सबसे पहले आपको रचनात्मक आकलन की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो रचनात्मक आकलन एक पाठ, इकाई या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ, अधिगम की जरूरतों और शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। अब इसमें कौन कौन से विकल्प आएंगे? तो सीखने के लिए आकलन पहला होगा इसमें, और अधिगम के रूप में आकलन। ए और सी इसमें सही होंगे। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण दिया गया है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, ये तो सही है, लेकिन क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है, ये गलत है। ए सही परंतु आर गलत। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, दूसरा है निर्णय वाले कथनों को लिखना, तीसरा है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना और चौथा है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो उपाख्यान अभिलेख क्या होता है? तो उपाख्यान अभिलेख अप्रत्याशित घटनाओं में बच्चों के निष्पादन और व्यवहार के संक्षिप्त और महत्वपूर्ण विवरण हैं। तो इसमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए ये पूछा गया है। तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, तो ये इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ए और बी, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पहला विकल्प है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, दूसरा है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे और चौथा है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो प्रश्न में पूछा गया है कि एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, पहला विकल्प है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, दूसरा है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, तीसरा है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना और चौथा है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो पुनीत ने क्या किया, अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत का जो उद्देश्य है वह है पाचन के प्रक्रिया पर पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, यानी शिक्षार्थियों के पाचन से संबंधित क्या विचार हैं उन विचारों को जानना। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा, यानी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि जो शिक्षक है वह जानना चाहता है कि बच्चे पाचन से संबंधित क्या विचार रखते हैं, क्या उनके विचार हैं, इसीलिए उसने भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। पहला विकल्प है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। दूसरा है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। तीसरा है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। और दूसरा है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो जो रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है वह बताना है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तो ये रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। दूसरा है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तीसरा है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। और चौथा है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। तो स्मिता क्या करना चाहती हैं? लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती हैं शिक्षार्थियों को। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो एक ऑटो चालक हैं। तो बच्चे ये समझ सकेंगे कि ये कार्य सिर्फ पुरुष नहीं कर सकते, महिलाएं भी कर सकती हैं। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है। जो एक छात्र है उसकी माँ ऑटो चलाती हैं तो उन्हें कक्षा में बुलाएं, बच्चे उनसे मिलेंगे और ये समझेंगे कि महिलाएं वो सभी कार्य कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। दूसरा है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तीसरा है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। और चौथा है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है पहला विकल्प है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो जो भी समस्या है उसे सुने और उसकी समस्या को हल करने का प्रयास करें। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? पहला विकल्प है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। दूसरा है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तीसरा है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और चौथा है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस में मानचित्रण कौशल पहला है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। दूसरा है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तीसरा है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। और चौथा है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करने में मदद करता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है।
पहला विकल्प है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। दूसरा है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तीसरा है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। और चौथा है दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने। तो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? पहला विकल्प है सहयोग, दूसरा है न्याय के प्रति सरोकार, तीसरा है समानता के प्रति सरोकार और चौथा है अवधारणा मानचित्रण। तो ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है पूछा गया है, तो अवधारणा मानचित्रण व्यापक संकेतक नहीं है। चौथा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ हजार से पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? पहला है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। दूसरा है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और चौथा है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद दिया गया है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। तो इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। और यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ए सी डी इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? पहला है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। दूसरा है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तीसरा है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। और चौथा है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम इंद्रियां शामिल हों। तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। पहला है ये मनोरंजक साधन उपलब्ध हैं। दूसरा है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तीसरा है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। और चौथा है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, यानी शिक्षार्थियों को वास्तविक दुनिया से जुड़ने में मदद करते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। दूसरा है ध्यान खींचने के लिए। तीसरा है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए।
अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पहला है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तीसरा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंध को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और चौथा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य जो नहीं है वह पूछा गया है। तो चौथा विकल्प इसमें सही है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास नहीं हो पाएगा, इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला विकल्प है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों। और चौथा है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो पर्यावरण अध्ययन जो है बहुआयामी विषय है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल करता है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये तीसरा विकल्प रिपीट हो गया है। और चौथा विकल्प है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है और 3, 4, 5 में पर्यावरण अध्ययन की बुक चलती है अलग से। तो ये दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। और ये आप लोगों को पता ही है कि 3, 4, 5 में ईवीएस की अलग से बुक चलने लगती है, लेकिन 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। पहला है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? पहला है परिवार और मित्र। दूसरा है भोजन। तीसरा है जानवर। और चौथा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो आपको बता चुके हैं थीम और उप थीम के बारे में, तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। उप प्रकरण पूछा गया है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पहला है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को
संबोधित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, दूसरा है बच्चों के समुदाय के सदस्य, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें और चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। लेकिन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो व्याख्या दी गई है वह इसमें नहीं होगा। ABC इसमें सही है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बच्चों की ज्ञान की रचना में पाठ्य पुस्तक में जो व्याख्या और परिभाषा दी गई है वो इसमें सहायता नहीं करती हैं। ABC इसमें सही होगा, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला है वृत्तांत, दूसरा है कहानियाँ, तीसरा है शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और चौथा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है वृत्तांत और कहानियों द्वारा। A और B इसमें सही हैं क्योंकि बच्चे जो हैं इनमें रुचि लेते हैं। A और B इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचनात्मक कौशलों का विकास करना और तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसमें तीनों ही सही हैं, ABC। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कुल 50 प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।